Hello viewers and my dear students, welcome to our YouTube channel rgcsk.edu. I hope you are doing very well. I am Akanksha here from RGCSK to discuss about a topic is blood. So let's we start our topic blood. Blood is a fluid connective tissue. It circulates constantly around the body, propelled by the pumping action of the heart. हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. लिम्फ फ्लूइड के बाद ही एक ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी बॉडी में हार्ट के एक्शन के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को हमारी ओवरऑल बॉडी को कनेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, एंटीबॉडीज एंड द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वेस्टेज ईटीसी. ब्लड जो है हमारे जितने भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर और वेस्टेज, सबको हमारी ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट स्लाइड. ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो कंपोनेंट से होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट. तो प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में रहता है वो 55% रहता है एंड 45% उसका सेल जो भी फॉर्म्ड सेल्स होती हैं वो. Blood cells and plasma can be separated by centrifugation or by the simple gravity. जो blood cells और प्लाज्मा को जो सेपरेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और ग्रेविटी के मेथड से हम उन प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं. ब्लड मेकअप अबाउट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट. आपका जो भी बॉडी वेट है उसका 7 to 8% जो उसका बॉडी का जो वेट होता है वो ब्लड का वेट होता है. तो 7 to 8% आपका जो भी है वो आपका ओवरऑल बॉडी का जो वेट है उसका 7 to 8% ब्लड का वेट होता है. नेक्स्ट स्लाइड. टोटल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट 80 ml per kg body weight in males and 70 ml per kg body weight in females. तो मेल की कंपैरिजन में फीमेल में ब्लड का जो ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू मेल्स. नेक्स्ट स्लाइड. फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किस तरीके से बना होता है, किन किन एलिमेंट से बना होता है. तो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्लड की कंपोजिशन को. पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट. तो प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में भी कौन सी, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगी. दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आपको ब्लड सेल्स भी हम इनको कहते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड इराइथ्रोसाइट्स, राइट. सो ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट है. और ल्यूकोसाइट को हम WBC भी बोलते हैं, जो कि दो टाइप्स की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स आती हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सेल्स आती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. फिर हम सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, प्लाज्मा की. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर कैरिंग अ रेंज ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन एंड गैसेस. प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, बहुत सारे सस्पेंडेड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं एंड सम गैसेस भी होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि 7% आपकी प्लाज्मा में पाए जाती हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन. जो कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है. इफ़ द प्रोटीन्स डिक्रीज बाय प्रोडक्शन और लॉस ऑफ ब्लड देन ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज एंड लीड्स टू अडीमा. अगर इन केस अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर ब्लड का लॉस हो गया है, तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है कि प्रोटीन जब लॉस हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि प्लाज्मा जो है आपकी सेल्स में एंटर करना शुरू होगा, जिससे कि आपको अडीमा हो जाता है. ठीक है. प्लाज्मा थिकनेस इज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजन. जो प्लाज्मा का जो थिकनेस है यानी जो विस्कोसिटी है प्लाज्मा की, वो मेजरली किस वजह से आती है, एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजन की वजह से. ये भी हमारी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है. नेक्स्ट स्लाइड.
फिर हम बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन भी एक तरीके की प्रोटीन होती है जो कि एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प में आता है। It act as a antibodies called immunoglobulin complex protein produced by lymphocyte and immunity। ये lymphocytes भी कहते हैं, lymphocytes से ये ग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती हैं। Transport some hormones and mineral salts like thyroglobulin carries hormone thyroxine and transferrin carries mineral iron। ये जो ग्लोबुलिन है सम हार्मोन्स और मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। इनहिबिशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और प्लाज्मा की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम हैं उनको इनहिबिट करने का भी काम ये ग्लोबुलिन करती है। जैसे कि आपका अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन इनहिबिट करती है ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को। ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कोआगुलेशन के लिए। नेक्स्ट प्लाज्मा में जो पाया जाता है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली कैल्शियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मसल के कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है और नर्व इम्पल्सेस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जिसका जो पीएच रहता है ब्लड का वो 7.4 रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी में ओवरऑल एसिड बेस बैलेंस हो सकता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट स्लाइड। प्लाज्मा में और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ। जो भी आप खाना खा रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में होता है, देन फिर वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो कि हमारी सेलुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक ग्लूकोज एंड विटामिन्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन टू द टिश्यू फॉर द यूज़ और स्टोरेज। उनका प्रोडक्शन होता है और स्टोरेज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लाज्मा में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड कैरिड इन द ब्लड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। और ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड के थ्रू ये हमारी किडनी तक पहुँचते हैं और फिर वो देन एक्सक्रीशन के लिए किडनी तक जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू मेटाबॉलिज्म इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे टिश्यूज से ब्लड में जाती है, देन फिर लंग्स तक जाती है और फिर एक्सक्रीशन होता है उसका। तो इस तरीके से ब्लड जो है हमारा एक्सक्रीशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो हैं केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होकर ब्लड में मिक्स होते हैं। दे आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड देयर टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अराउंड द बॉडी, और हमारे टारगेट ऑर्गन्स तक हमारी बॉडी में पहुँचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो पाया जाता है गैसेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओनली 2% कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन जो है कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, सिर्फ 2% जो है ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। So additional transport mechanism is needed, hence oxygen bound to the hemoglobin in RBCs। So oxygen जो है हमारी RBCs में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उसमें बाइंड होकर ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। लगभग 98% ऑक्सीजन जो है ब्लड में कैरिड होती है बाई दिस वे एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। हीमोग्लोबिन आल्सो बाइंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयन इन RBC एंड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा। और हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड होती है और मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी RBC में, देन बाइकार्बोनेट जो है फिर वो प्लाज्मा में जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिले। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल, इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। फर्स्ट है आपका इराइथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका ल्यूकोसाइट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज इन रेड बोन मैरो। जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी बोन मैरो में सिक्रीट होती हैं, बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। सम लिम्फोसाइट एडिशनली प्रोड्यूस इन लिम्फॉइड टिश्यू। जो लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं वो लिम्फॉइड टिश्यू से भी बनती हैं। इन द बोन मैरो ऑल द ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। जो बोन मैरो से हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, सारी ब्लड सेल्स जो है हमारी बोन मैरो से ही बनती हैं और उन सेल्स का नाम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन कॉल्ड अ हीमोपियोसिस। जो ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हम, उस प्रोसेस को हम हीमोपियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। For the first few years of life, the red bone marrow completely fills the space within the bone. जब हमारी एज 0 से 20 के बीच में होती है, तो 1 ईयर से 20 ईयर के बीच में होती है, तो हमारी जो बोन मैरो है वो कम्प्लीटली रेड बोन मैरो होती है। फिर आफ्टर 20 ईयर्स वो रेड बोन मैरो जो है वो आपकी फैटी येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। देन हैज़ नो हीमोपियोटिक फंक्शन। उसका कोई हीमोपियोटिक फंक्शन नहीं होता है, वो फैट को स्टोर करने का काम करती है। इन अडल्ट हीमोपियोसिस इन द स्केलेटन इज कन्फाइंड टू फ्लैट बोन्स। हीमोपियोसिस जनरली अडल्ट में कहाँ पर होता है? फ्लैट बोन्स में, इरेगुलर बोन्स में एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके एंड्स पे, मेन साइड बीइंग द स्टर्नम। स्टर्नम के मेन रीजन है वहाँ पर, एंड रिब्स में, पेल्विस में एंड स्कल में। जो मेजर जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं हीमोपियोसिस में वो कुछ इस तरीके से हैं: फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स एंड स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस एंड स्कल। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आपको जो अभी मैंने बताया कि जब आप 0 से 1 ईयर के बीच में होते हैं तो देखिए पूरा आपका ये रेड बोन मैरो आपको दिख रहा होगा। फिर आफ्टर 1 to 10 ईयर्स के बीच में जब चाइल्ड स्टेज होती है तो ये येलो मैरो जो है वो आपको दिख रहे हैं स्प्रेड होती जा रही है। और फिर आफ्टर 10 to 20 में देखिए येलो मैरो जो है वो काफ़ी आपको दिखाई दे रही होगी। देन 20 ईयर के बाद आपको देख रहे हैं कि येलो मैरो पूरी ओवरऑल आपकी बोन में पाई जा रही है और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आपका रेड बोन मैरो का दिखता है। तो जो आपका येलो मैरो है ये आपका फैट डिपॉजिट करने का काम करती है और ये रेड बोन मैरो जो है वो आपको आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ब्लड सेल्स के बारे में। जो ब्लड सेल्स होती है वो मेजरली 3 टाइप्स की होती हैं: प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम राइथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। राइट। तो ये आपको कुछ दिख रही होंगी: बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 2 टाइप्स की होती हैं आपकी WBCs, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट आपको कुछ ये ग्रेन्यूल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे इन तीनों सेल्स में, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड स्नोफिल में। ये ग्रेन्यूल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहीं ए ग्रेनुलोसाइट में किसी तरीके का आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी आरबीसीज का कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा बाइकॉनकेव शेप स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके की आपकी आरबीसीज होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी, इट मीन्स इराइथ्रोसाइट्स। राइट। 99% ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर इराइथ्रोसाइट। जो भी 99% जो ब्लड सेल्स होती हैं आपकी पूरी ओवरऑल ब्लड सेल्स में 99% इराइथ्रोसाइट्स ही होती है। राइट। दे आर बाइकॉनकेव डिस्क विद नो न्यूक्लियस। ये बाइकॉनकेव जो कि मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि बाइकॉनकेव शेप की होती है, इसमें किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं मिलता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो डिवाइड भी नहीं करेगी। इसका जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है। द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मेनली ऑक्सीजन। जो इसका मेन फंक्शन होता है आरबीसीज का वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन को होता है, बट दे आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करके चलती है। एंड ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में भी इसका हेल्प होता है, क्योंकि इसके आरबीसीज के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस लगे होते हैं जिससे कि हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल आरबीसी काउंट की। एक एडल्ट मेल में आरबीसी का जो काउंट होगा 4.4 to 6.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। राइट। और एडल्ट फीमेल में 3.8 to 5.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और एट बर्थ स्टेज 6.0 to 7.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये कुछ रेंजेस है जो कि नॉर्मल आरबीसी काउंट की हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
फिर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की एंड फंक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स की, कि कितना लाइफ स्पैन होता है इराइथ्रोसाइट सेल्स का। दे हैव नो न्यूक्लियस, इसके पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं होता है, सो कैन नॉट डिवाइड, इसलिए ये डिवाइड नहीं करती है। एंड नीड टू कंटिन्यूली रिप्लेस बाई न्यू सेल्स, और लगातार नई सेल से रिप्लेस की जाती हैं फ्रॉम द रेड बोन मैरो, जो आपकी रेड बोन मैरो है वहाँ से। लाइफ स्पैन ऑफ सर्कुलेशन इज़ 120 डेज, इसका लाइफ स्पैन जो होता है सर्कुलेशन में वो 120 डेज का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स इन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी, लगभग 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में मिलती है। द प्रोसेस ऑफ इराइथ्रोसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 days कॉल्ड द इराइथ्रोपियोसिस। जो इराइथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में जो समय लगता है उसको हम वो लगभग 7 days का होता है, एंड उस प्रोसेस को हम इराइथ्रोपियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फिर बात करते हैं इराइथ्रोसाइट्स किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में आती है। तो इमेच्योर सेल्स रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स, जो इमेच्योर सेल्स होती है हमारे ब्लड में जब रिलीज होती है बोन मैरो से, उसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाती है उसको हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओवर अ फ्यू डेज विद इन अ सर्कुलेशन, कुछ ही दिनों में वो जब सर्कुलेशन में आती है तब वो इराइथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम दे लूज देयर न्यूक्लियस, जो इसका रेटिकुलोसाइट से इराइथ्रोसाइट में जो कन्वर्जन होता है उसमें ये अपना न्यूक्लियस जो है वो लॉस कर देती है, एंड देयरफॉर बिकम इनकेपेबल ऑफ डिवीजन, जिसकी वजह से फिर वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। Both vitamin B12 and folic acid required for erythrocyte synthesis. फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये दोनों न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपके इराइथ्रोसाइट के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल हैं। दे आर अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द विटामिन B12 मस्ट बी बाउंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर अब्जॉर्प्शन। बोथ दीज विटामिन आर प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। जो भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क एंड कर्ड, उन सब में आपको विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड को मिलेगा, जिससे कि इराइथ्रोपियोसिस में हेल्प होती है। राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर हम ये स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इराइथ्रोपियोसिस होती है। ये आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये पूरा रीजन आपका बोन मैरो में, ये जो प्रोसेस जो चल रहा है वो पूरा आपका बोन मैरो में चल रहा है। राइट, और इसके बाद जो है ये वाला जो प्रोसेस है वो आपका ब्लड में चल रहा है। तो देखिए बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट हिमेटोपियोटिक स्टेम सेल होती है, जो कि डेवलपमेंट के दौरान वो प्रो इराइथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। जब वो प्रो इराइथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है देन फिर वो इराइथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, देन फिर वो आपकी रेटिकुलोसाइट में, जब वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो रही होती है तब वो अपना जो न्यूक्लियस है वो लगभग लॉस करने वाली होती है और सम ऑर्गेनेलीज को भी लॉस कर देती है। जैसे ही रेटिकुलोसाइट जब इराइथ्रोसाइट में कन्वर्ट होती है वो न्यूक्लियस को कम्प्लीटली लॉस कर चुकी होती है। जब रेटिकुलोसाइट इराइथ्रोसाइट में कन्वर्ट होती है लगभग जो समय लगता है वो 3 डेज का लगता है। राइट, तो इस तरीके से जो इराइथ्रोपियोसिस का प्रोसेस है जो हमारी बोन मैरो और रेड ब्लड में जो रहता है वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। जो इराइथ्रोसाइट्स के ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे होते हैं जिसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर इज एन इराइथ्रोसाइट एंटीजन अटैच टू इट। राइट, सो आरबीसी की जो सरफेस होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस होती है, उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस लगे होते हैं जिसकी बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन कर सकते हैं। This antigen determine the blood group, right? There are 4 types of blood group as per ABO system. जो ABO system है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उनमें 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट, इट मीन्स WBCs की। WBCs इट मीन वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड। ल्यूकोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो किसके लिए? डिफेंस के लिए है और इम्यूनिटी के लिए है। They detect foreign or abnormal material and destroy it through a defense mechanism. ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है abnormal foreign material को और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करती है डिफेंस के लिए। राइट, ल्यूकोसाइट आर लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं बट कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। लेकिन सबसे कम जो है वो सिर्फ 1% ही ब्लड वॉल्यूम में ये पाई जाती हैं
एज कंपैरिजन टू अगर हम बात करें इराइथ्रोसाइट्स की, तो ये सिर्फ 1% ही हमारी ब्लड वॉल्यूम में पाई जाती है। दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स कुछ दाने नुमा स्ट्रक्चर होता है। वो दाने जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होता है और हर एक प्रोटीन जो है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। There are two main type of leukocyte. First is granulocyte and second is agranulocyte. जो granulocytes होंगे उसमें granules पाए जाएंगे जैसे कि neutrophils, eosinophils and basophils, right? And agranulocyte it means इसमें granules नहीं पाए जाएंगे। monocytes and lymphocytes ये दोनों सेल्स ऐसी हैं जिसमें granules नहीं पाए जाएंगे। राइजिंग लेवल ऑफ WBC इन द ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आपके ब्लड में RBCs का लेवल जब WBCs का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये जनरली कब देखने को मिलता है, जब कभी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ रहता है या फिर ट्रॉमा हो जाता है या फिर मैलिग्नेंसी यानी कैंसर की कोई कंडीशन उत्पन्न हो रही होती है। तो इस सिचुएशन में आपको WBCs का जो लेवल है वो आपको इंक्रीज दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप कुछ इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स दो टाइप्स में डिवाइड हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। तो देखिए जो आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको इसमें दिख रहे हैं, स्नोफिल्स में, बेसोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में, राइट। तो इनमें जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आपके ग्रेनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स जो है वो आपकी एग्रेनुलोसाइट्स है। इनमें आपको किसी भी तरीके का ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ये इस तरीके की हमारी WBCs होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इनके नॉर्मल WBC काउंट की बात कर लेते हैं कि एक अडल्ट में कितना WBC काउंट होता है। 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर अडल्ट में होता है। एट बर्थ की स्टेज में 8,000 to 22,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर बर्थ के समय होता है और चाइल्डहुड स्टेज में 6,000 to 15,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर WBCs का काउंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम इन्हीं WBCs को हम डिफरेंशियल काउंट में देखें, अलग अलग करके देखें तो हमारी टोटल WBCs में न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो 40 to 70% न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। इट मीन सबसे ज़्यादा जो अगर WBC पाई जा रही है वो न्यूट्रोफिल सेल्स ही है। नेक्स्ट है स्नोफिल्स 1.1 to 4% एंड बेसोफिल्स 0 to 1%, लिम्फोसाइट 20 to 40% एंड मोनोसाइट 2 to 10% जो है हमारी ब्लड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, कौन से, न्यूट्रोफिल सेल्स के बारे में। These are small, fast and active scavenger protect the body against bacterial invasion and remove dead cells and debris from damaged tissue। ये स्मॉल सेल्स होती हैं और ये हमारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंसेस से डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक्टिव होती हैं और डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। They are attracted in large numbers to the site of infection by chemicals called कीमोटैक्सिन्स रिलीज बाय डैमेज सेल्स। अगर आपकी कोई सेल्स डैमेज हो गई है वहाँ से कीमोटैक्सिन नाम का केमिकल रिलीज होगा और वो क्या करता है, आपके लार्ज नंबर में WBCs को उस जगह पे इकट्ठा करने का काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि दे आर अट्रैक्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल्स कॉल्ड कीमोटैक्सिन्स रिलीज बाय डैमेज सेल्स। जो कि डैमेज सेल्स होंगी वहाँ से कीमोटैक्सिन निकलेगा, एक केमिकल, जहाँ जब वो केमिकल निकलेगा तो लार्ज अमाउंट में WBCs उस साइट पर कलेक्ट होना शुरू होंगे। देयर नंबर्स राइज वेरी क्विकली इन द एरिया ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यूज़। और इनका जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं इनका नंबर वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे इन्फेक्शन और डैमेज टिश्यू होगा, जहाँ पर अभी आपकी बॉडी में। They then engulf and kill microbe in a process called phagocytosis। और ये फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती हैं। जैसे कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि आपका न्यूट्रोफिल सेल्स जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको इनगल्फ करने का काम करती हैं एंड देन फिर उसको किल करने का काम करती है। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल मेजरली इनगल्फ करके माइक्रोब्स को किल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Their nuclei are complex with up to 6 lobes and their granules contain lysosomes to digest engulfed material। इसका जो न्यूक्लियाई है जनरली 6 लोब होता है, 6 लोब से भी ज़्यादा हो सकता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर लाइसोसोम नाम का एक एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है और
जैसे ही माइक्रोब्स आएगा वो उसको इनगल्फ करेगा और देन फिर उसको किल करने का काम करेगा इस लाइसोसोम एंजाइम के थ्रू। न्यूट्रोफिल लाइव ऑन एवरेज 6 to 9 आवर्स इन द ब्लड स्ट्रीम। न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पैन जो जीवित रहती हैं आपके ब्लड में 6 to 9 आवर्स तक आपके ब्लड स्ट्रीम में लाइव पोजीशन में रहेंगी, जीवित अवस्था में रहेंगी। Pus collection in an infected area consists of dead cells, dead and live microbes and phagocytosis killed by microbes। जहाँ पे pus collection होगा और infected area होगा वहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं दूसरी हमारी WBCs की जिसका नाम है स्नोफिल्स। स्नोफिल्स ऑल्दो कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, स्नोफिल भी कैपेबल है फैगोसाइटोसिस के लिए, आर लेस एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। बट अगर हम न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में बात करें तो स्नोफिल का जो फैगोसाइटोसिस की जो क्रिया है वो उसके कंपैरिजन में कम होगी। देयर specialized role appear to be elimination of parasites such as worms which are to be big to phagocytose। बट इनका जो रोल है वो किसके लिए है? एलिमिनेशन के लिए पैरासाइट के, जैसे कि वर्म्स के जो कि बिग माइक्रोब्स होंगे उनका इनको फैगोसाइटोज्ड करेगी। दे हैव सम टॉक्सिक केमिकल्स इन देयर ग्रेन्यूल्स, इसके ग्रेन्यूल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे विच रिलीज व्हेन स्नोफिल बाइंड टू इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। ये तभी रिलीज होंगे जब आपके जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स इनके पास इनके पास जब इनसे कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही इनके पास ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनसे रिलीज होंगे और देन फिर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफिल्स अकर इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन। ज़्यादातर आपको इनका एक्यूमुलेशन जो है वो एलर्जिक इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा, लाइक जैसे अस्थमेटिक एयरवे एंड स्किन एलर्जीज में। दे प्रमोट टिश्यूज इन्फ्लामेशन बाय रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स। और ये इन्फ्लामेशन में भी आपको देखने को मिलेगी, जब भी कभी आपकी इन्फ्लामेशन होता है आपकी बॉडी में तो इनका जो लेवल है स्नोफिल सेल्स का राइज देखने को मिलेगा। दे आल्सो डिपेंड डाउन इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस थ्रू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी में भी हेल्प करती है और हिस्टामिन को रिलीज करके आपकी बॉडी में, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट जो आपका ल्यूकोसाइट है वो है आपका बेसोफिल्स। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शंस, ये भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कंटेन्स हेपेरिन, इनके पास क्या रहेगा? हेपेरिन रहेगा जो कि एक एंटी कोगुलेंट है, एंड हिस्टामिन जो कि एक जो इन्फ्लामेटरी एजेंट है, सॉरी, एंड अदर सब्सटेंसेस टू प्रमोट इन्फ्लामेशन, जो ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इसके पास जो इन्फ्लामेशन को कॉज करेंगे। मास्ट सेल्स आर सिमिलर टू बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स जो होती हैं वो बेसोफिल के सिमिलर होती हैं। दे आर फिक्स्ड इन टिश्यूज, जो कि आपके टिश्यूज में फिक्स्ड होती हैं। Mast cells degranulate within seconds of binding with allergen, which shows rapid onset of allergic symptoms। और जैसे ही आप ये डिग्रेनुलोसाइट होंगी वैसे ही इनका एलर्जिक जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट सेल्स की। मोनोसाइट सेल्स जो जनरली होती हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं जिनमें किसी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट मेक अप टू 25 to 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, राइट। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, इनके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इनके पास किसी तरीके का साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, सबसे ज़्यादा बड़ी सेल्स आपकी ब्लड WBCs में मोनोसाइट्स होती हैं। सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड एक्टिवली मोटाइल एंड फैगोसाइटिक, और ये हमारी ब्लड में सर्कुलेट करती हैं एक्टिवली और फैगोसाइटिक प्रोसेस करती हैं। सम अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यूज, कुछ जो होती है आपके टिश्यूज में माइग्रेट कर जाती हैं एंड डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस, और देन वो उसके बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स दे आर स्मॉलर देन मोनोसाइट, जो कि मोनोसाइट से छोटी हैं, एंड हैव अ लार्ज न्यूक्लियाई, उसके पास बड़ा न्यूक्लियाई होता है। सम सर्कुलेट इन ब्लड, कुछ जो कहता है कुछ ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, बट मोस्टली फाउंड इन द टिश्यूज, जनरली ये टिश्यूज में देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में देखने को मिलेंगी। लिम्फोसाइट्स डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, लिम्फोसाइट जो होती है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से डेवलप होती है रेड बोन मैरो में। दे हैव 2 टाइप्स, इनका दो टाइप्स होते हैं, पहला टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस में होता है, और बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है ब्लड सेल्स का। देखिए, फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। जो थ्रोम्बोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मेगा कैरियोसाइट से होता है। प्रेजेंट इन द बोन मैरो, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन मैरो में ही प्रेजेंट है। इट हैज़ नो न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, स्मॉल होते हैं एंड स्पेरिकल शेप के होते हैं। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, और क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन मायोसिन एंड एक्टिन एंड सिक्रीट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, और अलग अलग तरीके के सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इनके फंक्शंस की बात करें प्लेटलेट्स की, हेल्प इन ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। आफ्टर अ वेस्कुलर इंजरी, अगर कभी इंजरी हुई होती है तो इमीडिएटली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन प्राइमरी हीमोस्टैसिस बाय परफॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग, हीमोस्टैसिस यानी ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। हेल्प इन क्लॉट रिट्रैक्शन एडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स इन प्लेटलेट्स, और क्लॉट रिट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। हेल्प एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में भी ये हेल्प करते हैं बाय द रिलीज ऑफ प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करके फ्रॉम देयर ग्रेन्यूल्स। इट स्टोर सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, और इसके अंदर सेरोटोनिन और हिस्टामिन कुछ केमिकल्स स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि आपकी रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है, जहाँ से ये मेगा कैरियोब्लास्ट बनता है। मेगा कैरियोब्लास्ट देन कन्वर्ट होता है मेगा कैरियोसाइट में, देन मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होता है। प्लेटलेट्स जो है हमारे कोआगुलेशन में जनरली हेल्प करता है, प्लेटलेट प्लग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो है वहाँ से प्रो मेगा कैरियोसाइट बनता है, देन मेगा कैरियोसाइट बनता है, देन उसके बाद प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।